हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम करने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 4। आज हम आ चुके हैं मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के पार्ट नंबर 4 के अंदर, फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारतन पब्लिकेशन। और ये होने वाला है आपका क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़। और इस वीडियो के अंदर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, हर एक पार्ट को कवर करेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस कर देंगे इसी एक वीडियो के अंदर। तो आज ये स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ को। तो इसी प्रकार के सीरीज़ को देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे यार। तो चैप्टर का नाम है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ओरली देने। कैसे देने हैं मेरा? ओरली देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट सीरीज़ है हमारी, जितनी भी हमारे कॉन्सेप्ट सीरीज़ है कि नहीं, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट सीरीज़ है, कॉन्सेप्ट सीरीज़, तो कॉन्सेप्ट सीरीज़ के हमारे टोटल 3 वीडियो है, 1, 2 और 3। पहले इन तीनों को सिस्टमेटिकली देखिए, देखने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आइए। क्योंकि एवरी क्वेश्चंस के जो आंसर के जो कॉन्सेप्ट कैसे ये आंसर्स हुए, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे कॉन्सेप्ट सीरीज़ के 3 वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बार। मिनरल्स क्या होते हैं भाई? मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, या तो आप लिख सकते हो यहाँ पर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये क्या है मेरे यार? ये नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स भी आप लिख सकते हो, या फिर सिंपली बोलो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स, या फिर आप कह सकते हो दे आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स। इसका मतलब ये था कि अगर किसी मिनरल को आप किसी सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हो, वापस से क्या इस सब्सटेंस को इस मिनरल में कन्वर्ट कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता है मेरे यार। अगर आपने मिनरल को किसी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया तो वापस से उस सब्सटेंस से आप वो मिनरल को नहीं पा सकते हो। इसीलिए मिनरल्स क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स। नेचुरली ऑकरिंग का मतलब ये नेचर में पहले से ही है, और ये केमिकल कंपाउंड्स है। क्यों है सर? एक्सप्लेनेशन ये रहा। एंड दैट आर मेड ऑफ रॉक्स। ये बने किससे हैं मेरे? बने हैं रॉक्स से, पत्थर से बने हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें यार कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर कवर्ड है, तो यार पहले उनको देखो फिर यहाँ पर आओ। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम 2 मिनरल फ्यूल्स। भाई मिनरल फ्यूल्स के 2 नाम लिखे भाई। सीपी है, कोल एंड पेट्रोलियम, सी और पी। तो मिनरल फ्यूल्स क्या है? 2 मिनरल फ्यूल्स पूरे चैप्टर के अंदर नहीं, 2 का ही नाम बार बार लिया गया है, तो आपको यार याद हो गया होगा। तो मिनरल फ्यूल एक तो है सी, एक तो है पी। सी मतलब कोल, पी मतलब पेट्रोलियम। क्वेश्चन 3 यार, व्हाट इज एन अलॉय। भाई अलॉय क्या है? भाई जब हम, अलॉय एक कंपाउंड है या एक सॉल्यूशन है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का कंपोजिशन करते हैं या फिर कॉम्बिनेशन करते हैं, उसी को ही हम अलॉय कहते हैं। मतलब यार जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स हैं, उनका हम क्या करते हैं? 2 से ज़्यादा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेटल्स का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं या फिर कॉम्पोजिशन करते हैं, उससे एक जो कंपाउंड बनता है या फिर जो सॉल्यूशन बनता है, उसको हम अलॉय कहते हैं। तो क्या है मेरा? कंपाउंड्स और सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स आर कॉल्ड अलॉयज। कंपाउंड्स, ये अलॉयज कंपाउंड्स है या फिर सॉल्यूशन है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स की, यानी को हम अलॉयज कहते हैं। और इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। एक तो है ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक से बना है, और ब्रोंज, जो कि कॉपर और टीन से बना है। यह आपको मैंने कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर बताया था। क्वेश्चन 4, नेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ गोल्ड माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। भाई ये मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए, याद है नहीं? कॉन्सेप्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने कहा था भाई इस चीज़ को याद रखो। ये उस पैराग्राफ के लास्ट में लिखा था भाई। तो आपको बताना है एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ गोल्ड माइनिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो क्या है मेरा यार? वो कारगोली है। कारगोली एक इम्पोर्टेंट सेंटर है गोल्ड माइनिंग का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे यार। ठीक है, तो भाई साहब एटॉमिक पावर या फिर एटॉमिक न्यूक्लियर पावर बोले तो
नेम टू एलिमेंट फ्रॉम विच द एटॉमिक पावर इज जनरेटेड। एटॉमिक पावर बोल सकते हो या फिर आप चाहो तो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर ही बोल सकते हो। मैंने कहा था एएनपी जनरेट होता है यूटी से, एएनपी जनरेट होता है यूटी से, मतलब सर कि यूरेनियम और थोरियम से सर। तो ये जो दो मेटल्स की बात यहाँ की जा रही है जिससे हमारा एटॉमिक पावर जनरेट होता है वो यूटी है, मतलब यूरेनियम एंड थोरियम, यूरेनियम एंड थोरियम है। तो बाकी के तीन सोर्स बता दो भाई। एक तो था सेट, मिनरल फ्यूल्स के अंदर सोलर एनर्जी को ट्रैप करके। दूसरा था यूटी, यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करके। नेक्स्ट आपका रनिंग वाटर था आरडब्ल्यू से। सेट की मदद से हम जिस पावर को जनरेट करते थे वो पावर था टीपी, थर्मल पावर। यूटी की मदद से जिस पावर को हम जनरेट करते थे वो पावर था एएनपी। वो क्या था? एएनपी, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर या फिर सिंपली एटॉमिक पावर। आरडब्ल्यू, रनिंग वाटर से जिस पावर को हम जनरेट करते थे वो आपका था हाइडल पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली पावर जनरेशन की तीन मेथड्स है और ये तीन प्रकार के पावर हो गए, थर्मल पावर, एएनपी पावर मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर पावर, और एक हाइडल पावर मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 6 क्या है मेरे यार, आ जाइए। मेंशन टू कन्वेक्शनल एंड टू नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई आपको दो एग्जांपल्स देने हैं, दो बताने हैं कन्वेक्शनल सोर्स, दो बताने हैं नॉन कन्वेक्शनल सोर्स। कन्वेक्शनल सोर्स बोले तो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोले तो भाई मॉडर्न या फिर अल्टरनेट टू ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है मेरे यार? कन्वेक्शनल आपके कोल है, पेट्रोलियम है। नॉन कन्वेक्शनल आपके सोलर है, विंड है, और भी हो सकता है, टाइडल हो सकता है। इसमें आपका कन्वेक्शनल के अंदर ऊड आ सकते हैं, ऊड, ठीक है नहीं? आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख सकते हो ऊड, यहाँ पर टाइडल लिख सकते हो आप। क्वेश्चन 7, मेंशन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के एक एडवांटेज बताइए, एक नॉन एडवांटेज बताइए, मतलब एक एडवांटेज बताइए, एक डिसएडवांटेज बताइए। एडवांटेज क्या है कि सर ये इनएग्जिस्टेबल है। क्या है सर? ये इनएग्जिस्टेबल है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई साहब सर ये जो सन की एनर्जी है ना, ये सोलर एनर्जी मतलब सन की एनर्जी, सन की एनर्जी से हम एनर्जी को ट्रैप करके उससे क्या बनाते हैं, हम पावर जनरेट करते हैं। तो यार सोलर एनर्जी का एक एडवांटेज बताइए, एक डिसएडवांटेज बताइए। तो एडवांटेज ये है कि यार एग्जिस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि क्या ये अनलिमिटेड है नेचर के अंदर? क्या ये अनलिमिटेड है नेचर के अंदर? मतलब जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये कहीं ना कहीं अगर हम इसे रेगुलरली यूज़ करते जाएंगे कोल एंड पेट्रोलियम को, एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो सकता है मेरे यार। बट सोलर एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगी यार। सन की एनर्जी तो हमेशा अर्थ में आएगी ना, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इट इज़ इनएग्जिस्टेबल इन नेचर, मतलब इट इज़ अनलिमिटेड इन नेचर मेरे यार। क्लियर है आपको या नहीं? एडवांटेज ये इनएग्जिस्टेबल है, मतलब कि यार ये अनलिमिटेड है नेचर के अंदर, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। भाई ये तो पॉल्यूट नहीं करता है, तो ये क्या नहीं होगा सर? ये गलत लिखा है यहाँ पर मेरे यार। डिसएडवांटेज मतलब कि यार इससे नुकसान क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, क्या नॉन पॉल्यूटिंग हो सकता है मेरे यार? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर? देखिए नॉन पॉल्यूटिंग का मतलब है कि यार ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर कोई चीज़ नॉन पॉल्यूटिंग है हमारे एनवायरनमेंट के, तो वो तो अच्छा है ना। जैसे कि कोल एंड पेट्रोल, दे आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, बट ये जो सोलर एनर्जी है इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग मेरे यार। अगर ये नॉन पॉल्यूटिंग है इसका मतलब ये है कि सर ये एनवायरनमेंट और वातावरण को ख़राब नहीं कर रहा, तो ये एक एडवांटेज की तरह है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं होगा। तो यार इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा मेरे यार, तो इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो, एडवांटेज में लिखो इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहा है, तो ये तो एक एडवांटेज की बात है मेरे यार।
ये तो एक एडवांटेज की बात है मेरे यार, क्लियर है। तो सर डिसएडवांटेज क्या होगा? देखिए डिसएडवांटेज ये है कि सर ये एक्सपेंसिव है, कि सर ये एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है सर। इसका ये एक डिसएडवांटेज है सोलर एनर्जी का, ये सर बहुत महंगा है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो सन की कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, हमारे इस पृथ्वी के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सन की रोशनी इतनी नहीं आती है, तो उस जगह पर सोलर एनर्जी इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। सोलर एनर्जी उसी जगह पर बेनिफिशियल होगा जहाँ पर सन की एनर्जी रेगुलर मात्रा में आती है, बट जहाँ नहीं आती है तो उस जगह के लिए ये जो चीज़ है सोलर एनर्जी डिसएडवांटेज की तरह देखा जाएगा। क्योंकि यार जो सोलर एनर्जी है, इससे हर जगह पे हम बिजली पहुंचा नहीं सकते, पावर हर जगह क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर सन की एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर हम अगर सोलर एनर्जी की मदद से पावर सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि सर ये इनएग्जिस्टिबल है, मतलब अनलिमिटेड नेचर है, और नॉन पॉल्यूटिंग है, कि यार सर ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि सर ये बहुत महंगा है, और एक और ये है कि यार उस जगह पर ये बेनिफिशियल नहीं है जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सन एनर्जी नहीं आता है उस जगह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नेम वन प्लेस इन इंडिया विच हैज स्कोप फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। आपको एक ऐसे स्थान का नाम बताना है भारत के अंदर जहाँ पर टाइडल एनर्जी का स्कोप करने का, यूटिलाइज करने का स्कोप है। भाई टाइडल एनर्जी एक नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एक मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एरिया है गल्फ ऑफ कच्छ। बी पार्ट, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नॉट मोर देन 20 वर्ड्स में करने। पहला क्वेश्चन है ओर्स क्या है। भाई ओर्स क्या है, मैंने क्या कहा था, ओर्स रॉक्स है किसी भी मिनरल के हायर कॉन्सेंट्रेशन का रूप। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, इसका मतलब एल्यूमिनियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो रॉक है वो बॉक्साइट है, सिंपल। तो ओर्स क्या है, रॉक्स है जो कि उस पर्टिकुलर मिनरल के क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। ओर्स ऐसे रॉक्स है जिनके पास उस पर्टिकुलर मिनरल्स का हाई कंसंट्रेशन है, या फिर सिंपली हायर कॉन्सेंट्रेशन है मेरे यार। जिस प्रकार से एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, तो एल्यूमिनियम का हाई कंसंट्रेशन का जो रॉक्स है वो होगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, नेम 4 इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के 4 इम्पोर्टेंट मिनरल्स के नाम बताइए। एक तो है आयरन ओर, सेकंड कॉपर, नेक्स्ट नाइट्रेट, नेक्स्ट टीन। ये कुछ 4 इम्पोर्टेंट मिनरल्स है साउथ अमेरिका के। क्वेश्चन 3, फ्रॉम विच ओर इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड इन द कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका। कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका से एल्यूमिनियम किस ओर से एक्सट्रैक्टेड होता है मेरे यार। तो यार एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है बॉक्साइट से, और यही बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का ओर। इस बॉक्साइट को यूज़ किया जाता है, जो बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करके हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। और इस एल्यूमिनियम को यूज़ कहाँ करते हैं भाई, प्लेन्स के मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक वायर्स में, यूटेंसिल्स में, पेंट्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा में। क्वेश्चन 4, वाई इज गोल्ड माइनिंग एक्सपेंसिव इन द कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका। भाई जो कोलर रीजन है कर्नाटका में, वहाँ पर गोल्ड माइनिंग करना बहुत एक्सपेंसिव क्यों है, बहुत खर्चीला क्यों है मेरे यार। देखिए गोल्ड माइनिंग एक्सपेंसिव इन द कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका, ऐसा इसीलिए बिकॉज दीज माइंस आर एमोंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि यार ये जो माइनिंग एरिया है कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका, वहाँ पर जो सोना मिलता है वो अर्थ के बहुत नीचे मिलता है। मतलब जो सोना दफना हुआ है ना, जो सोना बुरिड अंडर है अर्थ के अंदर, बहुत नीचे है। तो बहुत नीचे अगर सोना है तो उसको निकालने के लिए बहुत से टेक्नोलॉजी, बहुत से मशीन चाहिए, बहुत से चीज़ों चाहिए, और बहुत मैन पावर की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए बहुत खर्चा होगा, ठीक है। एंड दीज माइंस आर एमोंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो गोल्ड की जो माइन है ना, जो गोल्ड वहाँ पर मिलते हैं भाई, माइनिंग जब हम करते हैं गोल्ड की, तो जो गोल्ड वहाँ पर मिलता है वो बहुत अर्थ के क्रस्ट के बहुत नीचे, मतलब अंडरग्राउंड ऑन द अर्थ बहुत नीचे, बहुत डीप में है।
तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, यही चीज़ ही इसको एक्सपेंसिव बनाता है। मतलब ये अगर अर्थ का ग्राउंड है तो इसके बहुत ज़्यादा ही डीप के अंदर आपको गोल्ड मिलता है। तो ये डीप से इस गोल्ड को बाहर निकालने में बहुत खर्चा होगा, इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्वेश्चन 5, नेम द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन क्या है? इंडिया का चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन क्या है? आसाम है, गुजरात है, बॉम्बे हाई है। और बॉम्बे हाई कहाँ है? वो मुंबई के कोस्ट के अरेबियन सी के आसपास है। तो ये तीन जो जगह है, असम, गुजरात और बॉम्बे हाई, ये इंडिया के चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। मतलब यहीं पर इंडिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम बताइए। तो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या, एक तो है तारापुर पावर प्लांट, एक है तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र के अंदर, दूसरा है कल्पाकार पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर। ये जो तारापुर पावर प्लांट ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर, दूसरा कल्पाकार पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर। 2 एडवांटेज बताइए बायोगैस के, मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ बायोगैस। क्या है भाई? बायोगैस इज मेड फ्रॉम ए रिन्यूएबल मटेरियल्स। जो बायोगैस है वो रिन्यूएबल मटेरियल से बनता है, यानी ऐसे मटेरियल से बनता है जो कि रिन्यूड हो सकते हैं इजीली और बहुत अनलिमिटेडली प्रेजेंट है इस देश के अंदर। एक चीज़ मतलब ऐसे मटेरियल से बना है जो कि बहुत जल्दी रिन्यूड हो सकते हैं इजीली, उनको हम बार बार रिसाइकिल भी कर सकते हैं। और जो वेस्ट लेफ्ट रहता है ना, जो वेस्ट बच जाता है बायोगैस को प्रोड्यूस करने में, तो यार वो जो वेस्ट बच जाता है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं मैन्यूर बनाने में। वो जो फॉर्मेशन में जब हम बायोगैस को बनाते हैं उससे कुछ वेस्ट निकलता है, तो जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को एज ए मैन्यूर हम यूज़ कर सकते हैं। पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स के अंदर आंसर करिए। व्हाट आर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स और क्या है नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? देखिए, मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल है जहाँ पर मेटल्स कंटेन होते हैं, जिनके पास मेटल है। इसके एग्जांपल है आयरन ओर, गलेना जो कि लीड का ओर है, और बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का ओर है। और मिनरल जिनके पास मेटल नहीं है, जो मिनरल्स जिनके पास मेटल नहीं है वो नॉन मेटेलिक मिनरल। एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज मीका यूजफुल। भाई मीका यूजफुल कैसे है और मेंशन करिए ये कहाँ हम इंडिया के अंदर मिलते हैं। मीका इंडिया के अंदर कहाँ मिलता है उसको मेंशन करना है। देखिए, मीका एक नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से इजीली पास होने नहीं देता है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री में। तो मीका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इसको हम यूज़ करते हैं मेकिंग पेंट्स के लिए, वार्निसेस में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इनको यूज़ करते हैं। इंडियाज़ मीका डिपॉजिट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो मीका डिपॉजिट है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है। और मीका इंडिया के अंदर कहाँ मिलता है? झारखंड के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, विच रीजन इन इंडिया इज़ द रिचेस्ट इन कोल। इंडिया के अंदर कौन सा रीजन है जो कि कोल के अंदर, कोयला में रिचेस्ट है? एंड मेंशन द 3 यूजेस। आपको 3 यूजेस बताने, कोल के 3 यूजेस बताने हैं मेरे यहाँ। तो इंडिया के अंदर जो रीजन है जहाँ पर कोल रिच है, कोल ज़्यादा मिलते हैं, वो है जारिया और बकारो झारखंड के अंदर, रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर, सुआगोली मध्य प्रदेश के अंदर, ये सुआगोली है। नेक्स्ट तालचेर उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के अंदर। और कोल को हम यूज़ करते हैं जनरेटिंग थर्मल पावर के लिए, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे सेवरल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और ज़्यादातर हम इसको एज ए डोमेस्टिक फ्यूल बहुत से इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि मेनली आयरन एंड ओर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। आपको क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि आपको एक टेबल बनाना है और जहाँ पर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हाइडल पावर के। मतलब ये ऐसे पावर है जो कि जनरेट होते हैं रनिंग वाटर से, और इसी को ही हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है हाइडल पावर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है।
तो एडवांटेज ये है कि सर ये रिन्यूएबल है, मतलब ये बहुत अनलिमिटेड प्रेजेंट है, ये बहुत अनलिमिटेड प्रेजेंट है मेरे यार, ठीक है। और ये कभी एग्जिस्ट नहीं होगा, इट इज़ इनएग्जिस्टेबल। और ये नॉन पॉल्यूटिंग है, मतलब इको फ्रेंडली है, मतलब अगर आप वाटर से जनरेट करोगे पावर को तो ये पॉल्यूट नहीं कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है। अगर ये नॉन पॉल्यूटिंग है तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसलिए इको फ्रेंडली है। अदर रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा सस्ता है मेरे यार ये। और डैम्स वाटर यूजफुल इन टाउन सिटीज़ एंड फॉर इरिगेशन। अगर हम जनरेट करना सकते हैं हाइडल पावर, मतलब वाटर से हम जनरेट करते हैं पावर, तो वाटर से जनरेट करने के लिए पावर को हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे। तो हम जब डैम्स बनाएंगे तो उसके अंदर वाटर रिजर्व होकर रहेगा और उसी वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर, और एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखिए डैम्स बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये एक डिसएडवांटेज है। अगर डैम्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द रिजर्वर्स ड्रॉन फॉरेस्ट, जो हम रिजर्व बनाएंगे ना, जो डैम्स बनाएंगे वहाँ पर जो वाटर का रिजर्वर रहेगा, उससे क्या होगा, बहुत से जंगलें काटनी पड़ेगी, बहुत से जो खेती बाड़ी के जगह क्रॉपलैंड उसको काटने पड़ेंगे, बहुत से ह्यूमन सेटलमेंट्स को वहाँ से हटाना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा मेरे यार। एंड मेकिंग, इससे क्या होगा, इससे बहुत से लोग और बहुत से एनिमल्स जो कि होमलेस हो जाएंगे। जो एनिमल्स का वो हैबिटेट था और जो ह्यूमंस का वहाँ सेटलमेंट था, उनको अपने जगह से कहीं हटना पड़ेगा, मतलब उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, उनको कहीं और जाना पड़ेगा, दे बिकम होमलेस। और इससे क्या होगा, हम उस जगह पर, जिस जगह पर हमें ये डैम बनाएंगे, रिजर्व बनाएंगे, वहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत वैल्यूबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और लोगों के प्लेस ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट भी कई बार ख़त्म हो जाते हैं। ये जो रिजर्व बनाया जाएगा, जो वाटर का रिजर्व बनाया जाएगा, जो डैम्स के पास जो वाटर का रिजर्व बनाया जाता है, इससे क्या होता है, अर्थक्वेक का खतरा बढ़ जाता है मेरे यार। और ये जो रिजर्व है ये अर्थक्वेक का खतरा बढ़ाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 100 वर्ड से ज़्यादा में इन क्वेश्चन का आंसर नहीं करने, 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं करने। क्वेश्चन 1, गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स क्या क्या मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं, उनके थोड़ा सा चर्चा करिए, उसके बारे में एक ब्रीफ नोट लिखिए। तो ये है, आइए देखते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका एक कंटिनेंट है जिसमें बहुत से मिनरल्स रिच हैं। इसके पास बहुत लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर है, सिल्वर है, लीड है, जिंक है, निकल है। इसके पास आयरन भी है, आयरन ओर भी है, गोल्ड भी है। जो आयरन ओर है ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा में, कैनेडियन शेल्ड में मिलता है, जो कि लेक सुपेरियर के आसपास है, ठीक। इन द अल्पलाजियोन रीजन नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का ज़्यादातर जिंक और निकेल। और यहाँ पर गोल्ड मिलता है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के कंटिनेंट के अंदर जो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको है, वहाँ पर गोल्ड मिलता है। जो मेक्सिको है वो सिल्वर का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर। वेस्टर्न कार्डिलार्स के पास बहुत वास्ट कॉपर डिपॉजिट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका पोटाश एंड फॉस्फेट्स को यूज़ किया जाता है, जिसको हम आज फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पॉपुलर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो पेट्रोलियम और जो गैस नेचुरल गैस है ये क्यों पॉपुलर सोर्स ऑफ एनर्जी है, बताना ज़रा। और मेंशन सम ऑफ द यूज, इसके कुछ यूज़ के नाम भी बताने हैं आपको। तो जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये बहुत पॉपुलर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यार इसके बहुत से सेवरल एडवांटेज है। कोल के अलावा, कोल के यूज़ करने से अलावा इसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं। हम कोल के तो इतने एडवांटेज है, इससे उससे ज़्यादा एडवांटेज इसके हैं, पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के। हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। और इसका जो हीट जनरेट करने की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। पावर जनरेशन जब करते हैं हम नेचुरल गैस से और पावर से, तो उस समय इसका बहुत कम वेस्टेज होता है।
ये पॉल्यूशन भी बहुत कम क्रिएट करता है। ठीक है, पावर जनरेशन के अलावा भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भी हम इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं आर्ट फर्टिलाइज़र और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, द रिफाइनिंग, हम पेट्रोल का रिफाइन करके पेट्रोल बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं, किरोसिन बना सकते हैं, और पेट्रोल डीजल को हम आज फ्यूल यूज़ करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर। हम और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि एस्पाइड बनाते हैं, जिसको हम इन्हीं पेट्रोल से बनाते हैं एस्पाइड, जिसको हम रोड सरफेसिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस को हम आज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। हम नेचुरल गैस को एलपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कुकिंग फ्यूल की तरह अपने इंडिया के अंदर, ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर। जो सीएनजी को हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर, और जो सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है पेट्रोल के अलावा, जो पेट्रोल से सीएनजी ज़्यादा क्लीन एनर्जी है, मतलब ये बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है आज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। क्वेश्चन 3, आपको एक नोट लिखना है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ भाई पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और इससे क्या होगा, अगर डे बाय डे इनका एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा अगर इनको यूज़ करें तो धीरे धीरे क्या होगा, इनका डिप्लेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा ये दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और एग्जॉस्टिबल मिनरल रिसोर्सेज बन जाएंगे। तो यार इनको ऐसा होने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग कम्प्लीटली एग्जॉस्ट, इनको पूरा ख़त्म होने से पहले, इनको पूरा ख़त्म होने से बचाने के लिए हमें कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इनको कंजर्व करने के लिए, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्या क्या तरीके हैं, हमको यार ऐसे माइनिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। हम जो माइनिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उससे हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा मेरे यार। जैसे कि हम जो वेस्टेज हो रहा है मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन के समय, उसको कम कर सकें, हमें जुडिशियस और सिलेक्टिव माइनिंग करना पड़ेगा। हमें मेटेलिक मिनरल्स की रीसाइक्लिंग करनी पड़ेगी, हमें आयरन एल्युमिनियम का रीसाइक्लिंग करना पड़ेगा, और रीसाइक्लिंग करके इनको ज़्यादातर यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट आयरन को फेंकने से बहुत बढ़िया है कि हम आयरन को पहले रीसाइक्लिंग कर दें। हमें कुछ चीपर और ज़्यादा अबुंडेंट अल्टरनेटिव ऑफ स्कैर मिनरल्स को जाना चाहिए, मतलब को मिनरल्स अगर बहुत ज़्यादा ख़त्म होने वाला है तो उसके अलावा हमें ऐसे मिनरल्स को यूज़ करना चाहिए जो कि ज़्यादा सस्ते हैं और बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। जैसे कि यूजिंग एल्युमिनियम इन प्लेस ऑफ कॉपर के अलावा, कॉपर के प्लेस में हमें एल्युमिनियम को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम इंडिया के अंदर बहुत अबुडेंट है, बहुत ज़्यादा मिलता है, और वहीं कॉपर इंडिया के अंदर बहुत स्केयर है, बहुत कम मिलता है, और इसको हम कॉपर के जगह हम एल्युमिनियम को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हमें इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ पावर यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एग्जॉस्टिबल सोर्स। हमें यार ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने चाहिए जहाँ पर अच्छे मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं, और वहीं पर माइनिंग करना स्टार्ट करना चाहिए एक रीज़नेबल कॉस्ट के अंदर। ई पार्ट थिंक एंड आंसर, आपको यार ऐसे सॉल्ट का नाम बताना है जिसको यार हम खा सकते हैं, वो है सॉल्ट एक यार ऐसे मिनरल है जिसके बिना जो फूड है वो टेस्टलेस है, और यही सॉल्ट एक ऐसा मिनरल जिसको हम यार खा सकते हैं। Why do you think the plants are composed chiefly of sedimentary rocks? The sedimentary rocks are formed when the layer of soil cradled by the wind or water or moving ice accumulates in the one place and harden in the rock। और भाई बोल रहा है वो जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स भाई क्यों सेडिमेंटरी रॉक से बने हैं। देखिए, जो सेडिमेंटरी रॉक से ज़्यादातर सॉयल के ऐसे लेयर से बने होते हैं जो कि विंड और वाटर और उनके मूविंग आइस के अकुमुलेशंस एक जगह, मतलब अगर जो विंड है, वाटर है, या फिर जो आइस के अकुमुलेशन है
वो अगर वाटर के अंडरग्राउंड चले जाए और एक जगह जाके धीरे धीरे डे बाय डे बहुत समय हो जाएगा तो वो जो रॉक्स की तरह वो हार्ड हो जाते हैं, तो वो रॉक्स में हार्डन हो जाते हैं बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। फिर मोस्ट प्लेन्स आर मेड ऑफ द लेयर्स ऑफ मटेरियल डिपॉजिट। ये जो मटेरियल डिपॉजिट है ज़्यादातर जो प्लेन्स एरियाज है ज़्यादातर इसी रॉक्स मटेरियल से बने होते हैं मेरे यहाँ। बाय रिवर्स, विंड्स और ग्लेशियर्स भी होते हैं जो कि ज़्यादातर सेडिमेंटरी रॉक से बने होते हैं। आपने यार एक पढ़ा था हमने, जो चीज़ होता है जो अंडरग्राउंड में वो होता है वहाँ पर जाते हैं जो सेडिमेंटरी रॉक्स जाते हैं, रॉक्स जाते हैं, वेस्ट जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंडरग्राउंड में, वो डे बाय डे हार्ड हो के इसी सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर एक क्रिएट करते हैं पोर्स थे, ठीक, जो कि पेट्रोलियम था हमारा बेसिकली। उन्हीं पोर से पेट्रोलियम निकलता है और ऑयल की मात्रा जब वहाँ पर बहता है जो चीज़ वहाँ पर नेचुरल गैस में मिल जाता है। और रिवर्स विंड से और द ग्लेशियर से जो चीज़ निकलती है मिनरल डिपोजिट वो कई बार ही इन्हीं सेडिमेंटरी रॉक से बनी होती है। सिंपल सी बात है, वही चीज़ लिखी है। तो ये सभी चीज़ यार कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर हुई है मेरे। तो यार व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स इज कंसिडर्ड टू बी क्लीन। आपको दो एग्जांपल्स बताने हैं एनर्जी रिसोर्सेज के जो कि क्लीन है और जो कि नहीं है। एनर्जी रिसोर्सेज जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। बोल रहा है आप किस प्रकार के एनर्जी को क्लीन बताओगे, क्लीन कंसीडर कराओगे, और दो एग्जांपल बताए कौन सी एनर्जी क्लीन है और कौन सी नहीं है मेरे यार। तो यार एनर्जी रिसोर्सेज जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, उसको हम क्लीन कंसीडर करेंगे, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है। तो यार दो एनर्जी रिसोर्सेज, दो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज कौन है, विंड और सोलर एनर्जी, और दो एनर्जी रिसोर्सेज जो क्लीन नहीं है वो है पेट्रोल और वुड। तो दिस इज योर क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर है मेरे यार। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर करना।